तो दोस्तों अब हम बात करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन और उनके जो मेन फीचर्स है, की फीचर्स है, उनसे रिलेटेड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार ना केवल प्रीलिम्स में इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं, मेंस में भी यहाँ पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो वन बाय वन वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। So far we have discussed that what is constitution, constitutionalism and constitutional morality। अगर ये सेशन आपने नहीं देखा होगा तो YouTube में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि पहली बात तो यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ और द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये हमको पता है। लेकिन अब हम बात करेंगे व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल के बारे में हमको पता है कि जवाहरलाल नेहरू उन्होंने ये एक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने ये प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द प्रियम्बल दैट आउटलाइंस द आइडियल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट। मतलब प्रियम्बल क्या है अपना, तो रेप्लिका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे प्रियम्बल को अगर हम देखेंगे तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम किस टाइप का है, उसका नेचर क्या है, आइडियल्स क्या क्या है, तो वो सारी चीजें जब भी हम प्रियम्बल देखते हैं तो तभी पता चल जाती है। और उनका जो मेन फोकस है वो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी के ऊपर है। तो वो भी बात हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। अब मेंस में जब जब यहाँ पे सवाल पूछा गया है तो ध्यान में रखना दोस्तों कि हमको क्रक्स लिखना है, एक ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच जो है तो वो क्लियर होना चाहिए। सेकंड है कि फेडरल स्ट्रक्चर विथ यूनिटरी बायस। अब एक इंडिपेंडेंट फैसेट है, इसके ऊपर बहुत बार घुमा फिरा के सवाल पूछे जा चुके हैं। इवन यहाँ पे एक सवाल या फिर स्टेटमेंट बहुत है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने कहा था कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज फेडरल, ओके, एज द सेम टाइम इट इज यूनिटरी, ओके। तो ये भी ध्यान में रखना, या फेडरल कैरेक्टर एंड यूनिटरी बायस, ये भी यहाँ पे मतलब जब जब यहाँ पे सवाल पूछा गया है तो ये ध्यान में रखना है कि फेडरेशन या फिर हमारा आर्टिकल 1 उसका जो एक्सप्लेनेशन है तो वो आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो कि मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर कवर किया है। सो इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम। अब फेडरेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द सेपरेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। जैसे आर्टिकल 1 जो है हमारा, वो हम फेडरल सिस्टम का पार्ट है। जैसे कि इंडियन केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन यहाँ पे ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि फेडरेशन का भी पार्ट है हम, और यूनिटरी फीचर्स भी हमारे हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडियन केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ज्यादा पावर ट्रांसफर करी गई एज कंपेयर टू स्टेट्स। स्टेट्स के पास बहुत कम पावर है, तो इसलिए ये फीचर्स हमेशा ध्यान में रखना। एंड देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स। However, in the emergencies, there is a provision for a more unitary form of the governance। मतलब ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना कि in normal time our political nature और character is federal, जो normal time चल रहा है। जैसे इमरजेंसी यहाँ पे अप्लाई होती है तो उस टाइम सेंट्रल के पास स्टेट की पूरी पावर आ जाती है। तो ये जो नेचर है पॉलिटी का, तो वो यूनिटरी नेचर है, क्योंकि यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। ऑल पावर्स आर वेस्टेड इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2 पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने जो पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सेप्ट किया है वो है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे पास ऑप्शन था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्ट करें या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे फोकस किया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एवरी एक्ट टू द लेजिस्लेचर। तो इसलिए हमने एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या फिर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसमें है, जिस पॉलिटिकल सिस्टम में है, तो उसको एक्सेप्ट किया है, दैट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया फॉलोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विद द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट। अब यहां पे हमेशा ध्यान में रखना कि जब जब यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो वहां पे 2 हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और दूसरा जो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब हेड ऑफ द स्टेट, अगर जैसे कि आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इंग्लैंड से ली है, तो वहां पे भी 2 हेड है। तो हेड ऑफ द स्टेट वहां पे क्राउन है और
इन केस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट है, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों देश में प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। तो एक फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। प्रेसिडेंट यहां पे उनको डेज्यूर भी बोलते हैं, और पीएम को यहां पे डिफैक्टो भी बोला जाता है, जैसे कि एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये बात हमेशा यहां पे प्रीलिम्स में पूछी जा चुकी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली किसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि वो लोकसभा में ही चुन के आते हैं, वहां पे उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए, और वो सत्ता में तब तक रहेंगे जब तक उनकी मेजोरिटी बनी हुई है लोकसभा में, ठीक है। और ये जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 75 में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ठीक है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट इज एग्जॉस्टिव एंड comprehensive. It is the supreme law of the land, as I have discussed before, and provide the framework for the political principles and institutions of the country. तो ये बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक उसे अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर मेरा एक वीडियो है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाट इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इज देयर एनी डिफरेंस, तो वो भी हमने वहां पे डिस्कस करी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब रिजिड का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन, उनमें अगर कुछ चेंजेस लाना है तो वहां पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे, जैसे फंडामेंटल राइट में अगर कुछ बदल करना है तो रिजिडिटी वहां पे आएगी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे स्पेशल मेजोरिटी मांगेगी। जैसे फीचर्स है फ्लेक्सिबल, तो हम जैसे कि किसी स्टेट का नाम बदलना है तो सिंपल मेजोरिटी से, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। While Constitution is written in certain aspects such as the procedure for its amendment, it also has flexible features that allow for adoption to changing some circumstances. So this is the example of the rigidity and flexibility of our Indian Constitution. Next one is the fundamental right. दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और उतना एक्सप्लेनेशन विश्व के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कहीं पे भी दिखते नहीं है। तो डिटेल एनालिसिस है। अब हम यहां पे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करे गए हैं पार्ट 3 में, जैसे आर्टिकल 12 to 35 इस पर्टिकुलरली डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, एंड दिस पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। क्योंकि हमें राइट्स की डेफिनेशन यहां पे पता है। राइट्स क्या होते हैं दोस्तों कि एक रीजनेबल क्लेम्स होते हैं विच आर एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी, एट द सेम टाइम दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लॉज। तो हमें पता है कि जब तक वहां किसी भी राइट को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो वो फंडामेंटल राइट्स मीनिंगलेस या फिर यूजलेस हो जाते हैं। जैसे आर्टिकल 32 गारंटी देता है नहीं कि हम आपके फंडामेंटल राइट्स को यहां पे प्रोटेक्ट करेंगे। सो दैट वाज द गारंटी गिवन बाय the constitution itself or the judiciary as well. Then including the right to equality, right to freedom, उसके बाद होता है right against exploitation, फिर freedom of religion, cultural and educational right, and article 32 that is the most important one, right to constitutional remedies, और article 32 में दिया हुआ है। article 32 को ही heart and soul of the fundamental right ऐसा भी बोला जा चुका है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर उन्होंने इस 32 का ये एक्सप्लेनेशन दिया था, तब उन्होंने ये जिक्र किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब इसमें क्या है दोस्तों कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये पार्ट 4 में मेंशन ही है। अब गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट आएंगे उनके लिए एक डायरेक्शन है, एक गाइडलाइन है कि आपको देश कैसे चलाना है, कैसे एक वेलफेयर स्टेट को निर्माण करना है, कैसे पॉलिसीज लानी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें जो है एक गाइडलाइन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ने आने वाले हर गवर्नमेंट के लिए एक यहां पे रूल्स बनाए हैं। रूल्स क्या मतलब एक मोरल, एक एथिकल जो बाइंडिंग है, या फिर जो राइट्स है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए जो भी यहां पे मार्गदर्शन है, तो ये पार्ट 4 में हमको देखने को मिलते हैं। देन द प्रेसिडेंट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, आपको पता होगा कि ऑल द पावर्स आर वेस्टेड
into the post and that post is the president. प्रेसिडेंट के नाम से ही सारा यहाँ पे कारोबार जो है अपने पूरे इंडिया का तो वो चलता है। लेकिन आपको पता है कि प्रेसिडेंट ये कोई एक्चुअल हेड नहीं है। वो जब जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको बोलेंगे कुछ करने के लिए तब तब वो सारी चीजें करेंगे। जैसे आर्टिकल 74 आपको पता होता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ओके, तो ये बात तो हमको पता चल चुकी है। यहाँ पे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, जैसे हमने अभी बात करी है। while the president's power are mostly nominal and there are certain discriminatory powers। अब डिस्क्रिशनरी पावर्स कौन सी होती है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और स्पेशली इन द मैटर्स रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब मोटा मोटी आप ये बातें ध्यान में रखना कि नॉमिनल पावर ही है, एक्चुअल पावर गवर्नमेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट के पास होती है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, मतलब जुडिशियरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से अलग है, ना उनकी कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस है ना इनका वहां पे कुछ इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पे हमने जुडिशियरी को इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट किया है। और सेपरेशन ऑफ पावर अगर आप देखेंगे आर्टिकल 50 में उसका जिक्र है, तो वो भी आप देख लेना। द जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट एंड हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट इज गिवन इन आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 क्या है कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा या फिर कोई डिसीजन लेगा तो क्या वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है या फिर वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उनका जो वायलेशन अगर कोई कर रहा है तो उसका रिव्यू करना ये काम है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशियरी का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जुडिशियरी का। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट एंड इट हैज अथॉरिटी टू इंटरप्रेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जैसे यहां पे कोई कानून लाया जाएगा या फिर जब जब यहाँ पे द मैटर ऑफ लॉ या फिर मीनिंग ऑफ लॉ की बात चलेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पे इंटरवीन करेगी और वो इंटरप्रेट करेगी। ओके, तो बात ध्यान में रखना। एंड एडजुडिकेट डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कुछ डिस्प्यूट्स है तो उनको भी रिजॉल्व करने की यहाँ पे जुडिशियरी मदद करती है। इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो हमारी इलेक्शन कमीशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट द नेशनल एंड द स्टेट लेवल। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन ये कौन से आर्टिकल में उनका जिक्र किया गया है। ओके, सब मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। ऑलराइट, कमेंट बॉक्स में बस आपको बताना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर भी है दैट इज इमरजेंसी प्रोविजन। अब इमरजेंसी प्रोविजन में आप देखोगे कि 3 टाइप के इमरजेंसी होती है। एक तो नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में है, दूसरा जो है प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हो, वो है 356 में, और आर्टिकल 360 में है फिनेंशियल इमरजेंसी। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर दी है, कुछ प्रोविजन करी है, वो प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन। इससे पहले ये वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो वो हटा के फिर यहाँ पे आर्म रिबेलियन जो है वो इस वर्ड को इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट ग्रांटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पावर। जैसे कि हमने देखा है कि इमरजेंसी में क्या होता है कि स्टेट की पावर को कर्टेल किया जाता है और सारी स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आती है ताकि वो इफेक्टिवली वहां पे कुछ चीजों को अच्छे तरीके से इफेक्टिवली वो सॉल्व कर सके, रिजॉल्व कर सके। सिंगल सिटीजनशिप, अब देखिए दोस्तों कि जैसे कि आप अगर अमेरिका में जाओगे तो वहां पे डबल सिटीजनशिप है। हमारे देश में भी जम्मू कश्मीर के मामले में डबल सिटीजनशिप थी, लेकिन अभी 370 के अंडर वो प्रोविजन जो है हटाई गई जिससे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था। तो वो चीजें हमको पता है, हम तो इंडियन ही है, हमारी डबल सिटीजनशिप कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी हमारा एक फीचर है। ऑलराइट,
फिर अमेंडमेंट प्रोसीजर, जैसे कि प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटेल्ड इन आर्टिकल 368। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर कुछ बदलाव लाना है तो वो पावर आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को दी गई है। लेकिन यहां पे ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। एब्सोल्यूट पावर जो है वो वहां पे नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे द थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट जो है, जॉन लॉक की थ्योरी है, उन्होंने बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी पावर नहीं होना चाहिए कि वो अपना मिसयूज कर सके। तो इसीलिए 368 के अंडर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला सकते हैं, लेकिन वो फिर जुडिशियल रिव्यू का मैटर भी बनेगा, जो कि आर्टिकल 13 के अंडर सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है कि जो भी लॉ बनाया गया है उसको रिव्यू करे। अगर वो वायलेशन कर रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर वायलेशन कर रहा है फंडामेंटल राइट्स का, तो फिर उस पर्टिकुलर लॉ को या फिर गवर्नमेंट डिसीजन को वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सके और उनको स्ट्राइक आउट कर सके। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। बट इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस द रैटिफिकेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट। मतलब एक तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए जहां पे 2/3 वोटिंग होनी चाहिए या फिर मेजॉरिटी होनी चाहिए, और इनकेस फेडरेशन से रिलेटेड मामले हैं जहां पे स्टेट रिलेटेड है तो उनका भी रैटिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एक कोऑपरेटिव रिलेशन से रिलेटेड था, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। तो स्टेट का रैटिफिकेशन वहां पे उनको नहीं मिला, क्योंकि हाफ ऑफ द स्टेट का रैटिफिकेशन चाहिए। लेकिन स्टेट का रैटिफिकेशन नहीं मिला, इसीलिए वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो प्रोविजन निकाले गए हैं जो कि फेडरेशन से रिलेटेड है, जो कि स्टेट की पावर से रिलेटेड है। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखना। These features collectively make the Indian Constitution a unique and comprehensive legal document that provides the foundation for the governance of the country। तो ये कुछ फीचर्स है दोस्तों, और फीचर्स के ऊपर बहुत बार मेंस में सवाल पूछा गया है और हमेशा पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कहीं और टॉपिक की। लेकिन अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। विजडम आईएएस दोस्तों एक ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको ऑनलाइन गाइड करते हैं। आप अगर यूपीएससी या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको फ्री सेशन देखने टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के, तो आप विजडम आईएएस ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर विजडम आईएएस ये जो हमारी वेबसाइट है वहां पे लॉगिन करके हमारा जो कंटेंट है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। टेक केयर। जय हिंद।